हेलो फ्रेंड्स, आज सी टेट के लिए सीडीपी का हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। यहाँ पे मैं पहले लिख दूँ कि दोनों मीडियम है। ताकि दोनों मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। तो पहला क्वेश्चन है कि कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग, कोहलर यह सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना learning is a situation in which a person is superior to an animal। एक ऐसी स्थिति है, सीखना एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। ऑटोनॉमस रैंडम एक्शन, स्वायत्त यादृच्छिक क्रिया है। एक कॉग्निटिव फंक्शन, संज्ञानात्मक संकार्य है। द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी के विभिन्न भागों की धारणा है। तो ये जर्मन मनोवैज्ञानिक कोहलर जो थे ना, वो कोहलर was a German psychologist। जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे। उनका कहना था कि उन्होंने, कोहलर ने ही अंतर्दृष्टि और सूझ का सिद्धांत दिया था। और ये क्या था कि सीखना स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा है। उनका कहना था कि उनका सिद्धांत सोचने और मानसिक प्रक्रियाओं को अलग करने और व्यक्तियों में सीखने का, कहते हैं कि सीखना जो होता है वो बाहरी और आंतरिक कारकों से प्रभावित होता है। उनका कहना है कि जब हम अपने अंतर्दृष्टि का प्रयोग करके जब हम सीखते हैं तो उसे उन्होंने लर्निंग का एक प्रयोग बताया था, जिसमें कि कोई भी अंतर्दृष्टि से सीखता है या अपनी सूझ से सीखता है। ठीक है, तो उनका कहना है कि कोहलर ने एक उदाहरण देकर बताया था कि चिंपैंजी सुल्तान, जिसको उन्होंने पिंजरे के अंदर रखा, उस चिंपैंजी का नाम सुल्तान था और केले को पिंजरे के छत से लटका दिया और एक बॉक्स पिंजरे के अंदर रखा था उन्होंने। तो चिंपैंजी शुरू में तो कूद कूद कर उस केले तक पहुंचने की स्थिति कोशिश कर रहा था, लेकिन जब नहीं पहुंच पाया तो उसने बॉक्स पर चढ़कर उस केले को उतार लिया। तो इससे क्या हुआ कि कोहलर का कहना था कि सीखना जो है वो स्थिति के विभिन्न हिस्सों की धारणा है। तो उनका कहना है कि सभी प्रकार की जो शिक्षा या लर्निंग होती है वो ट्रायल और एरर जो पहले के सिद्धांत थे या कंडीशनिंग पर नहीं निर्भर करती है, बल्कि हम कभी कभी अपने संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं का भी प्रयोग करते हैं। तो उन्होंने इसलिए स्थिति के विभिन्न भागों की धारणा को उन्होंने सीखने का कारण बताया। द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है मतलब कहना था कि सभी प्रकार की शिक्षा जो है वो मनोवैज्ञानिक दुनिया के पुनर्गठन के रूप में सीखा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है द ऑपरेंट एडाप्टेशन थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ठीक है, तो ये क्रिया प्रसूत जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन स्किनर ने किया था। इसका आंसर है स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत उनको इस प्रकार से बताया। वो स्किनर जो थे वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, मैं ये भी बता दे रही हूँ ताकि आप इससे जुड़ा कोई भी प्रश्न हो तो लिख सकें। थे उन्होंने 1938 में ये सिद्धांत दिया था और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे। ठीक है, उन्होंने व्यवहार का कुछ यंत्र अध्ययन करने के लिए कुछ यंत्र विकास किया था और उनके सिद्धांतों को बहुत से नामों से जाना जाता है। प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत या कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत या अनुक्रिया सिद्धांत भी कहा जाता है। वो एक व्यवहारवादी थे, बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजिस्ट थे, बिहेवियरिस्ट।
ठीक है। उन्होंने बहुत सारे प्रयोग चूहे और कबूतरों पर किए थे। उनके सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुकूलन या अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है, क्योंकि यह कुछ क्रियाओं पर आधारित है। उसके लिए उन्होंने, जैसे आप इस एक चीज़ को आप समझिए कि अपने जीवन में क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशनिंग को समझने के लिए, कि जब स्कूल जाने के नाम से आप डरते थे और स्कूल ले जाने के लिए जो आपको आपके पिताजी पहुंचाते थे या रिक्शा आता था, तो आपको गुस्सा आता था, आपको लगता था वो आपका दुश्मन है। लेकिन उनका कुछ आपको गिफ्ट के रूप में कुछ चॉकलेट ये सब देने से आप चुप हो जाते थे। तो यह कब तक होता था? जब तक स्कूल की छुट्टी नहीं हो जाती थी, फिर दूसरा दिन आता था, फिर वही चलता था। तो इससे क्या होता था कि आपको जब टॉफ़ी मिलती थी तब स्कूल जाते थे या आपको बहुत प्यार किया जाता था। तो इस तरह से धीरे धीरे आप बढ़े और फिर पढ़ाई में मन लगने लगा, तो फिर स्वयं ही आप स्कूल जाना शुरू किए। तो स्किनर का यही कहना है कि आप दोनों स्थिति में स्कूल गए, जब रो के गए, आपको लोग मनाया, टॉफ़ी दिया तब गए, और या मतलब लालच से गए, और दूसरी बार फिर आपको पढ़ने में रुचि हो गई तब आप जाने लगी। तो पहली स्थिति को क्लासिकल कंडीशनिंग कहते हैं, जिसमें कि आपको कुछ देकर लालच देकर। दूसरा है क्रिया प्रसूत अनुकूलन। इसे तो इसीलिए ये क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत कहा जाता है। और क्या है कि ये पुनर्बलन का सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया के स्थान पर अनुक्रिया उद्दीपक के रूप में माना जाता है। तो ये आपका क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत स्किनर के द्वारा दिया गया था। इसमें धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आप फिर वो काम करने लगते हैं। तीसरा है मिरर ड्राइंग। मिरर ड्राइंग को हम दर्पण चित्र परीक्षण भी कहते हैं हिंदी में, और इस यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। मिरर ड्राइंग को किस चीज़ के लिए मेज़र किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपके लर्निंग को मापने के लिए। ठीक है, मिरर ड्राइंग का प्रयोग किया जाता है आपके लर्निंग को, सॉरी, क्वेश्चन आगे चला गया। मिरर ड्राइंग हम देख रहे थे ना, तीसरा नंबर का क्वेश्चन। तो ये लर्निंग को हम मापने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, अधिगम को जानने के लिए। अधिगम का क्या गति है, किस तरह से आप सीख रहे हैं। तो ये मिरर ड्राइंग एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन है, जिसका उपयोग किस करके हम जानते हैं कि आपके लर्निंग का क्या रेट है, आपके आँख और हाथ का क्या मोटर कॉम्बिनेशन क्या है, और न्यूरो साइकोलॉजिकल आपको क्या हार्म हो रहा है। तो ये परीक्षण जो है वो क्या है, सीखने की प्रक्रिया का नेचर को एनालाइज करता है, और आपका जो देखने का और स्पेस का और सीखने के बीच के संबंध को अध्ययन करता है। तो जो एक कैंडिडेट होता है वो एक अपने काम को कैसे करता है, मिरर में देखते हुए करता है। वो तस्वीर को ट्रेस करता है या लाइन खींचता है, तो जो भी चीज़ खींचा जा रहा है उसको उल्टा दृश्य दिखता है। मिरर में जब आप देखते हैं, सामने मिरर रखकर जब आप लिखते हैं तो आपको उल्टा दिखता है, और इसके लिए आपको नए तरह से सीखना होता है, उल्टा देखते हुए बनाना होता है। तो इसलिए मूल्यांकन चित्र को खींचने या ट्रेस करने में क्या होता है कि आपकी गति और सटीकता को देखा जाता है। इसलिए दर्पण चित्र परीक्षण का उपयोग क्या होता है कि अगर आप आसानी से मिरर में देखकर अपना जो भी ड्राइंग या लाइन खींच लेते हैं, तो आपके लर्निंग के रेट को असेस किया जाता है, मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो मिरर का प्रयोग लर्निंग के लिए किया जाता है। द फर्स्ट स्टेप इन माइक्रो टीचिंग साइकिल इज। पहला क्या है? टीचिंग साइकिल का पहला स्टेप होता है प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। ठीक है, तो
सॉरी, इसका पहला स्टेप होता है, प्लानिंग। प्लानिंग करके तब हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप ऑफ माइक्रो टीचिंग। पहला होता है प्लानिंग। तो माइक्रो टीचिंग का पहला होता है प्लानिंग, फिर होता है टीचिंग। पहला स्टेप हम करके सारा स्टेप लिखते हैं। फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग, योजना बनाना, इसका आंसर यही होगा। दूसरा होता है टीचिंग, टीच करना। तीसरा होता है फीडबैक, जिसको हम प्रतिपुष्टि कहते हैं। चौथा होता है रीप्लान, पुनः योजना बनाना। फिर फिफ्थ होता है रीटीच, पुनः पढ़ाना। और सिक्स्थ होता है रीफीडबैक। ठीक है, तो ये माइक्रो टीचिंग के 6 स्टेप्स होते हैं। माइक्रो टीचिंग साइकिल के 6 स्टेप्स होते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5। The concept of mental age was given by। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? मानसिक आयु, जब हम IQ निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला या सूत्र जो होता है उसमें होता है IQ निकालने का मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो यह प्रश्न है कि मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया था? तो बिने साइमन ने दिया था। बिने साइमन ने ये व्यक्तिगत बुद्धि मापन के लिए सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? पेरिस यूनिवर्सिटी में हुआ था। पेरिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बिने ने किया था। ठीक है, किया था। बिने साइमन ने 1890 में फ्रांस में अध्ययन, जो भी मंद बुद्धि के बच्चे थे उनके लिए बनाया था। दोनों मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण की खोज की, जिसे बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विथ व्हाट टाइटल थॉर्नडाइक प्रूव हिज थ्योरी। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को, सीखने का जो सिद्धांत उन्होंने दिया उसका क्या शीर्षक था? कॉग्निटिव लर्निंग, लर्निंग अटेम्प्ट, सिग्नल लर्निंग और लोकेशन लर्निंग। तो थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया था, उसे प्रयास और त्रुटि का भी सिद्धांत कहते हैं। लर्निंग यहाँ पर होगा लर्निंग अटेम्प्ट्स में, लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, प्रयास और भूल का सिद्धांत। ठीक है, उन्होंने कहा कि जब भी कोई व्यक्ति कुछ सीखता है तो उसके सामने एक स्टिमुलस होता है, एक उद्दीपक होता है, जो उसे किसी एक विशेष प्रकार की प्रतिक्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, और उससे, उस उद्दीपक से वो अनुक्रिया का संबंध स्थापित करता है। जो थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा कि पशु, पक्षी, बच्चे सभी कैसे सीखते हैं? प्रयत्न और भूल के द्वारा। वो पहले गलती करते हैं, फिर कई बार प्रयत्न करके फिर वो सीखते हैं। तो इसलिए इसका आंसर है प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। इसको मैं दूसरे कलर से टिक करती हूँ। इसका आंसर है बी।
अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ लैंग्वेज डेवलपमेंट। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट के साथ कौन से मनोवैज्ञानिक का नाम जुड़ा हुआ है? पैवलोव, बिने, प्रिंटिंग मिस्टेक, बिने और चोम्स्की और मैस्लो। तो उन्होंने, चोम्स्की जो थे वो भाषा विकास से संबंधित था उनका सिद्धांत। उनका कहना था कि लैंग्वेज स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर दोनों, डीप स्ट्रक्चर और सरफेस स्ट्रक्चर दोनों से संबंधित होता है, दोनों से मिलकर बनता है। आउटवर्ड फेसिंग सरफेस क्या होता है? वो फोनेटिक रूल्स होता है जो कि साउंड कैसे निकलता है ये बताता है, और इनवर्ड जो होता है डीप स्ट्रक्चर, वो वर्ड और कॉन्सेप्ट का मीनिंग बतलाता है। तो ये चोम्स्की का सिद्धांत कहलाता है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। तो चोम्स्की का भाषा विज्ञान का सिद्धांत से हम इस नाम से जानते हैं। वो प्रसिद्ध अमेरिकी भाषाविद हैं और उनका कहना है कि मनोवैज्ञानिक जांच भाषा और आधुनिक युग के महान विचारक है। उन्होंने कहा था, उनके कई प्रसिद्ध सिद्धांतों में कहा कि हम एक साथ पैदा हुए हैं और बोलने की क्षमता क्या है, हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के द्वारा जुड़े हुए हैं। तो उनका भाषा विकास का सिद्धांत है। उनका कहना है कि भाषा का अधिग्रहण कैसे किया जाता है। तो भाषा का अधिग्रहण मानव दिमाग के द्वारा किया जाता है और विभिन्न संस्कृतियों के बीच भाषा सीखने में मदद होती है। बच्चा क्या होता है, अपने मूल भाषा को तुरंत सीख जाता है, उसके लिए उसे किसी भी व्याकरण को जानने की ज़रूरत नहीं होता है। वो बोलते चलते सुनते सीख जाता है। बात क्या होता है कि वो अपने सहज ज्ञान से संबंधित कर लेता है, भाषा को सुनकर सीख लेता है। और मूल भाषा का यह सिद्धांत जो है वो पैवलोव, ये चोम्स्की के द्वारा दिया गया है। इसका आंसर है सी। उनका कहना है कि छोटा बच्चा जो अधिग्रहण करता है भाषा को, वो सुनकर और जन्मजात सीख लेता है। वो उसके लिए उसे कोई व्याकरण या किसी चीज़ की जानकारी या पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। अनजाने में वो बहुत सारे शब्दों को सीख लेता है, लोगों के साथ रहकर, सुनकर, देखकर। अगला क्वेश्चन है कि द ओरिजिनेटर ऑफ समेटिव काउंसलिंग, संकलनात्मक निर्देशन या परामर्श के जन्मदाता कौन है? तो परामर्श जो है ना, व्यक्ति को क्या होता है कि उसकी वर्तमान स्थिति और भविष्य में आने वाली स्थिति को जानने में मदद करता है ताकि वो अपने को समाज के लिए महत्वपूर्ण बना सके। तो परामर्श ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें कि वो कई तरह का होता है, निर्देश होता है, गैर निर्देशात्मक होता है, सामूहिक। तो सामूहिक परामर्श या जो संकलनात्मक परामर्श, इसको हम सामूहिक परामर्श कहते हैं, जहाँ सही हिंदी होगा सामूहिक। सामूहिक परामर्श के जो है वो एक गैर निर्देशात्मक, निर्देश नहीं दिया जाता है। उसमें क्या है, ये थॉर्न के द्वारा जारी किया गया था। थॉर्न, इसके आंसर इसका है बी। उन्होंने कहा कि परामर्श एक लचीला प्रकार है जो कि अलग अलग संप्रदाय से तैयार की गई तकनीकों का उपयोग करता है और हर व्यक्ति के उसकी आवश्यकताओं के अनुकूल होने की अनुमति देता है। परामर्श यही करता है। परामर्श समस्याओं से निपटने में मदद करता है और लोगों को अपने जीवन की समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। तो ये थॉर्न का दिया हुआ सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है,
हु प्रोपाउंडेड किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन पर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के जनक हैं फ्रॉबेल। फ्रॉबेल का नाम किंडरगार्टन पद्धति से जुड़ा हुआ है। ठीक है। उन्होंने 1840 में कहाँ, जर्मनी में पहला किंडरगार्टन खोला था और प्रतिपादन किया था इस पद्धति का। उन किंडरगार्टन का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा। बगीचा मतलब कि बच्चे एक उद्यान में पौधों की तरह होते हैं। नर्सरी में जैसे छोटे छोटे पौधे होते हैं और छोटे पौधे बड़े होकर स्वस्थ वृक्ष होते हैं अगर उनकी अच्छी से देखभाल की जाए, उसी तरह से बच्चों की अच्छे से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का विकास होगा अगर उनकी अच्छी देखभाल की जाए। तो ये फ्रॉबेल का कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत ही पॉपुलर हुआ और नर्सरी स्कूल उन्हीं की देन है। डिसलेक्सिया इज रिलेटेड विथ, डिसलेक्सिया किस चीज़ से संबंधित है? राइटिंग प्रॉब्लम, रीडिंग प्रॉब्लम, पढ़ने की समस्या, लिखने की समस्या, या प्रॉब्लम विथ मैथमेटिकल स्किल, गणितीय कौशल, या स्पीच इम्पेयरमेंट। तो डिसलेक्सिया जो है एक तंत्रिका का विकार है। ठीक है। और उससे संबंधित स्थिति है जिसका कोई शारीरिक लक्षण नहीं होता है, लेकिन ये बच्चे दूसरे बच्चों की तुलना में अपने को व्यक्त करने में असफल होते हैं, नहीं कर पाते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता कम नहीं होती, लेकिन इन्हें राइटिंग प्रॉब्लम, रीडिंग प्रॉब्लम, इन्हें शब्द उल्टे होते हैं तो लिखने में प्रॉब्लम। डिसलेक्सिया जो है वो dyslexia is associated with डिसलेक्सिया में बच्चे को लिखा हुआ शब्द जो होता है वो उल्टा दिखता है। मतलब उन्हें रीडिंग डिसऑर्डर, ये रीडिंग डिसऑर्डर होता है, नॉट राइटिंग बट रीडिंग। पढ़ने में उन्हें दिक्कत होती है, शब्द उन्हें उल्टे दिखते हैं। डिसलेक्सिया में जो शब्द होते हैं ये रीडिंग डिसऑर्डर है, और इसमें क्या है कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है और वैसे उसका इंटेलिजेंस में कमी नहीं होती है। ये होता है स्पेलिंग का, वर्ड का स्पेलिंग बोलने में, जल्दी जल्दी पढ़ने में उन्हें लेटर्स उल्टे दिखते हैं, साउंड करने में, वर्ड्स को बोलने में दिक्कत होती है। ये डिफ़िकल्टी स्कूल में ही पहली बार पता चलता है जबकि उससे पढ़ने में दिक्कत होने लगती है। तो ये इनवॉलेंट्री होता है, इसको मतलब स्वैच्छिक नहीं होता है, स्वैच्छिक होता है। और ये जिन्हें डिसलेक्सिया होता है उन्हें ADHD होता है, मतलब अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर भी होता है। इसमें लैंग्वेज डेवलपमेंट का ऑर्डर होता है और उसके बाद तो ये मेन जो है डिसलेक्सिया रीडिंग डिसऑर्डर को कहा जाता है। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चंस को आज डिस्कस किया, फिर मैं और क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आऊँगी। थैंक यू।